दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स कोर्स कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, पढ़ने में परेशानी हो रही है, कहीं मत जाइए, सीधा इधर आइए, गगन कपूर क्लासेस। बस थोड़ी सी फीस लगेगी और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, बस सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व, घर बैठे ही पढ़ लोगे। तो इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हम लोग आपको पढ़ाएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। क्योंकि आज तक तो सर हम लोग पढ़ते आए हैं, फिजिकल क्लासरूम में जाते थे, वहां पर टीचर से पढ़ते थे, बहुत मजा आता था। यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे पढ़ेंगे? तो आइए आपको बताता हूं। तो क्या कहा, पूरे कॉमर्स कोर्स में अगर कभी भी प्रैक्टिकल पेपर में पढ़ने में कोई परेशानी हो तो कहीं नहीं जाना, कहाँ आना है? गगन कपूर क्लासेस। ठीक है, थोड़ी सी फीस और फिर पीस। आज मैं आपको अकाउंट्स में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, उस ब्रांच अकाउंटिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगा। हो सकेगा तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, हालांकि ब्रांच थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी के कॉलेजेस में ये वाला चैप्टर जरूर कर लिया गया होगा और आपको शायद समझ में भी आ गया होगा, पर यदि नहीं आया तो मैं हूं ना। हम ब्रांच अकाउंटिंग जो हमारे कोर्स का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, सीधा उसी की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास जो बुक है, आपके यूनिवर्सिटी में 2-3 ऑथर्स की बुक बहुत फेमस है, तो उनमें से मैं भूषण कुमार गोयल सर की बुक को यूज कर रहा हूं, जो कि टैक्समैन पब्लिकेशन की है, और इस बुक से मैं आपको ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग की, तो जरा थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं, फिर हम इसकी अकाउंटिंग के पार्ट पर आएंगे। इस चैप्टर से थ्योरी में से कुछ भी नहीं एग्जाम में आएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि प्रैक्टिकल ही आएगा, थ्योरी पे ज्यादा समय नहीं लगाना, क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। हमारे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ब्रांच अकाउंटिंग में, अब ये अकाउंटिंग जो ब्रांच अकाउंटिंग है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है। ब्रांच का मतलब ये होता है कि जब हम बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं तो हम मल्टीपल यूनिट्स खोल लेते हैं, तो वो जो हमारे मल्टीपल यूनिट्स हैं उन्हीं को हम ब्रांच बोलते हैं। वो ब्रांच हम लोग कहां खोलते हैं? अगर हम अपनी कंट्री में ही ब्रांच को खोलेंगे तो उसको बोलेंगे इनलैंड ब्रांचेस। जैसे आप देखते हैं यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कमला नगर में जाते होंगे तो बहुत छोले भटूरे वाले दिखते होंगे, एक्स छोले भटूरे ब्रांच ऑफ पहाड़गंज, वाई छोले भटूरे ब्रांच ऑफ दिस। तो उन्होंने क्या किया, अपनी अलग अलग ब्रांच खोलनी शुरू कर दी, यानी जो उनका व्यापार चल पड़ा तो उन्होंने वही व्यापार दूसरी जगह पर करना शुरू कर दिया। वो दूसरी जगह देश के अंदर है। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अकाउंटिंग कहती है कि आपकी ब्रांच इनलैंड ब्रांच है। लेकिन सर मेरे छोले भटूरे इतने मशहूर हो जाएं कि मैं विदेश में अपनी ब्रांच खोल के बैठ जाऊं तो वो कहलाएगी फॉरेन ब्रांच। तो सर अकाउंटिंग को ब्रांच से मतलब होना चाहिए, इंडियन या फॉरेन से क्या मतलब हो रहा है? दरअसल फॉरेन ब्रांच के अंदर फॉरेन करेंसी में व्यापार होगा और इंडियन ब्रांच में इंडियन करेंसी में होगा। दोनों में कम्युनिकेशन करने के लिए अकाउंटिंग कहती है ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सर फॉरेन ब्रांच में तो हमें ट्रांसलेशन भी सीखनी पड़ेगी। हाँ सीखनी पड़ेगी, बट ये हमारे डीयू के सिलेबस का पार्ट नहीं है। सर हम सीए कर रहे हैं, वहां सीखना है तो वहां सीखते रहना। इस पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लगता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन का। हमें तो नहीं पढ़ना ना सर? नहीं, आपको नहीं पढ़ना। ओह वेरी गुड। तो सर हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़नी है इनलैंड ब्रांचेस। और इनलैंड ब्रांचेस में भी कई तरह के मेथड्स होते हैं, लेकिन इनलैंड ब्रांचेस दो तरह की अकाउंटिंग फॉलो करती हैं। एक तो होती है डिपेंडेंट ब्रांचेस, मतलब स्मॉल ब्रांचेस, और एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अब सर अकाउंटिंग को ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्यों समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग कहती है कि गगन जो छोटी ब्रांच है, डिपेंडेंट ब्रांच है, उसकी अकाउंटिंग बर्डन हम कम कर देते हैं और हेड ऑफिस कुछ तिगड़म लगा करके उनके प्रॉफिट्स और लॉस को पता लगा लेता है और उनकी अकाउंटिंग को कर लेता है। मिनिमम अकाउंटिंग की जाती है। और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस हैं जो फुल अकाउंट सिस्टम फॉलो करती हैं। और हमारे कोर्स में इंडिपेंडेंट ब्रांच नहीं है, हमारे कोर्स में केवल और केवल डिपेंडेंट ब्रांचेस है। डिपेंडेंट ब्रांचेस में दो मेथड सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, बाकी भी हैं लेकिन दो मेथड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें से पहला है डेटर्स मेथड और दूसरा है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इन दोनों से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, डेटर्स से भी आएगा, स्टॉक एंड डेटर्स से भी आएगा, और दोनों कुछ हद तक एक दूसरे साथ काफी हद तक रिलेटेड हैं, सिमिलर हैं। हम स्टार्ट करेंगे डेटर्स मेथड से और फिर डेटर्स मेथड से जाएंगे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में,
और जब आप डेटर्स मेथड को सीख जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड भी लगभग आधे से ज्यादा कवर हो जाता है। तो ज्यादा देर नहीं लगती हमें स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में कन्वर्ट करने में बच्चे को डेटर से, क्योंकि हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है वो इसी तरीके से डिजाइंड है। डेटर्स मेथड कहता है कि देखिए हेड ऑफिस अकाउंटिंग कर रहा है। अब हेड ऑफिस अकाउंटिंग कर रहा है तो वो अकाउंटिंग कॉस्ट बेसिस पर भी करता है, इनवॉइस बेसिस पर भी करता है। तो कॉस्ट क्या होती है सभी को पता है। तो सर इनवॉइस के बारे में बताओ, तो वो बाद में बताएंगे। अब हम बुक के पास चलते हैं और थोड़ा सा बुक से आप समझ लेते हैं, ज्यादा इसको गहराई में नहीं जाना कि ब्रांचेस दो तरह की हैं। अगर सेम कंट्री में ही ब्रांचेस हैं तो इनलैंड है, और विदेशों में है तो फॉरेन ब्रांचेस हैं। जो हमारी कंट्री में ब्रांच होती है वो अगर स्मॉल ब्रांच है तो उनको डिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। इनकी अकाउंटिंग कौन करता है? हेड ऑफिस। लिख लीजिए, इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो अपनी अकाउंटिंग खुद से कर सकती हैं। बाकी जो बातें हैं उनके ऊपर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना कि सर थ्योरी में तो और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, मेरे काम की बात सिर्फ यह है कि ऐसी ब्रांच जिसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस मेंटेन करके चलेगा। छोटी ब्रांच है, हेड ऑफिस मेंटेन करेगा इसके अकाउंट्स। नाउ हमें दो मेथड्स पर ज्यादा फोकस करना है। पहला है डेटर्स मेथड और दूसरा है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। वो कहते हैं गगन हम बताएंगे बच्चों को कि इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको इस पर समय लगाने की जरूरत नहीं है। कभी समय मिले तो देख लेना, ना मिले तो कोई बात नहीं। मैं आपके साथ डेटर्स मेथड की बात करता हूं। डेटर्स मेथड में होता क्या है, हमें बनाना पड़ता है और ब्रांच अकाउंट। सर मेरी तो 3 ब्रांचेस हैं तो मुझे अपनी हर एक ब्रांच के लिए एक एक ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं कौन? मैं हेड ऑफिस। ओके, तो आपको अपनी हर ब्रांच के लिए एक सेपरेट ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ता है। और बना कौन रहा है? हेड ऑफिस। तो ये लिखा हुआ है, याद रखना इस लाइन को, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। जब भी हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है। Transactions which take place between head office and the branch and between the branches and other branches are recorded in the branch account। और ये रिकॉर्डिंग कौन करेगा? हेड ऑफिस। और प्रॉफिट और लॉस भी इससे निकाल लिया जाएगा। ब्रांच अकाउंट को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? हम उसका प्लेस लिख के डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हमने और कुछ अभी नहीं पढ़ना है। एक बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक आ जाता है कि ब्रांच अकाउंट जो हम बना रहे हैं, हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था अकाउंट्स होते हैं रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो सर हम जो ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं वो क्या है? वो रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है? तो इस पर आप जब 12th क्लास में पढ़ते थे तो आपने टीएस ग्रेवाल सर की बुक पढ़ी थी। ऐसे ही जब मैं छोटा था और मैं पढ़ता था तो वहां पर एक बहुत अच्छी बुक चलती थी शुक्ला ग्रेवाल। उसने पहले ही कह रखा था गगन लोग इस पे डिबेट करेंगे। हमारे टाइम में बहुत अच्छी बुक होती थी, उसमें कहती थी गगन ये पर्सनल अकाउंट है। और जो भी ये बात मान लेगा कि ब्रांच अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, उससे ब्रांच अकाउंट की 80% कॉम्प्लिकेशंस उसी वक्त खत्म हो जाएंगी। तो वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि डिफरेंट एकेडमिशियंस है डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द नेचर ऑफ दिस अकाउंट। वो कह रहे गगन अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग ओपिनियन है, भाड़ में जाए। मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या है, पर्सनल अकाउंट इन नेचर है। इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। ठीक है, बाकी दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमने लिखना है कि ब्रांच अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट इन नेचर। और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल जो सिखाऊंगा वो उसी के अकॉर्डिंगली सिखाने वाला हूं। हमने शुरुआत करनी है सिंपल कंसेप्ट से, जब हम ब्रांच को गुड्स जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर दिया करेंगे। ठीक, नाउ उसके बाद ये क्या कह रहा है, मेरे हिसाब से आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि अब आपके पास समय शॉर्ट होगा। जब समय होगा तो बाद में पढ़ लीजिएगा। सर हमें क्या जनरल एंट्रीज पूछी जाएंगी? अरे नहीं, जनरल एंट्रीज का काम कंपनी अकाउंट्स में होता था। आप पढ़ते थे ना, शेयर कैपिटल, शेयर इशू किया, एंट्रीज लिख रहे हैं। यहां पर तो हमें ब्रांच का अकाउंट बनाना है, तो जनरल एंट्रीज के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो अभी नहीं करना है। एग्जाम में भी जनरल एंट्रीज पूछने का चलन नहीं है। अकाउंट जब आपको समझ में आएगा तो हम उससे जनरल एंट्रीज को डिराइव कर लेंगे। नाउ 10 मिनट लगाने के बाद अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि सर ब्रांच अकाउंट बनता कैसे है। तो आपको ना ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट याद करना है।
सर एक फॉर्मेट अभी याद करवाओगे कॉस्ट वाले मेथड पे, फिर एक फॉर्मेट याद कराओगे इनवॉइस वाले मेथड में? नहीं बेटे नहीं, दोनों का फॉर्मेट सेम ही है। इनवॉइस में 2-4 एंट्रीज और इसके अंदर आ जाएंगी। ओ सर तो बताओ, पहले हम ये याद करवाइए कि ये ब्रांच अकाउंट, इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है। ठीक है, अभी याद कराते हैं। अब यहां पर आते हैं कि मैंने आपसे क्या कहा था कि डेटर्स मेथड में हम क्या बनाएंगे? ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। ये हमारा मेन आंसर रहेगा। और जैसे जैसे क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव होते जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, और ये हमारे वर्किंग नोट्स का आगे चल के पार्ट बन जाएंगे। तो वर्किंग नोट्स में जो हम अकाउंट बनाएंगे उनका नाम होगा मेमोरेंडम। जैसे हमें स्टॉक का अकाउंट बनाना होगा तो हम लिखेंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। डेटर्स का होगा तो मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। कैश बनाना होगा तो मेमोरेंडम कैश अकाउंट। ये 2-4 बेसिक सी बातें हैं, ध्यान में रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ ये हेड ऑफिस और ये ब्रांच और ये ब्रांच के कस्टमर्स। हेड ऑफिस ट्रांजैक्शन करेगा ब्रांच के साथ, वो कुछ सेंड करेगा। हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ सेंड किया करेगा। अगर आप मुझसे पूछें कि सर हेड ऑफिस ब्रांच को क्या सेंड किया करेगा, तो मैं कहूंगा गुड्स सेंड किया करेगा, कैश सेंड कर देगा, और हो सकता है कोई एसेट सेंड कर देगा। और ब्रांच क्या किया करेगी? तो सर ब्रांच हेड ऑफिस को भी भेजा करेगी। तो हेड ऑफिस ब्रांच से रिसीव किया करेगा। क्या रिसीव किया करेगा? कैश भी रिसीव करेगा, और ये गुड्स भी रिटर्न होंगे, रिसीव कर लेगा। नाउ ये हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच जो बनाया जा रहा है, मैंने बताया था ये क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है। हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच का अकाउंट बन रहा है वो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के रूल होते हैं डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो हेड ऑफिस जब भी ब्रांच को कुछ देगी तो ब्रांच बन जाएगा रिसीवर। ये ब्रांच अकाउंट में सब डेबिट पे आएंगे, और ये सब ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर आएंगे। सर क्वेश्चन में हमें ब्रांच और कस्टमर्स के बीच की भी डीलिंग्स दी जाएगी, तो वो डायरेक्टली मेरे किसी काम की नहीं होंगी। ओके, और कभी कभी वर्किंग नोट्स जब मैं बनाऊंगा तब मुझे इनकी जरूरत पड़ा करेगी। तो फर्स्ट स्टेज में मैं आपको सारी की सारी बातें समझाऊंगा। सबसे पहले आते हैं फॉर्मेट के ऊपर। आइए जी, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दीजिए फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट। अगर आपको लग रहा है कि सर हम तो स्क्रीन पर बैठे हुए सुन रहे हैं, तो फिर ऐसी लर्निंग का कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। नोट कीजिए फटाफट, मेरे साथ साथ बनाइए। सर हमने चैप्टर पढ़ लिया है, आपसे पहले ही बना देंगे। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या होगा। सर आप लिखना भूल गए इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओ वेरी गुड, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं फॉर्मेट से। सबसे पहले यहां लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है ओपनिंग बैलेंस किसके लिखे जाएंगे? ब्रांच के एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस लिखे जाएंगे। सबसे पहले ब्रांच के एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस लिखे जाएंगे। इसमें जनरली सबसे पहले आता है स्टॉक, फिर आता है डेटर्स। अब मैं कॉमा करके लिख रहा हूं, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे हम, नीचे एक के दूसरे नीचे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये देखिए स्टॉक, डेटर्स, कैश, और भी जो भी एसेट आपको दिए होंगे आपने यहां पर लिख देने हैं, और उसका टोटल आप बाहर निकाल देंगे। यहां पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में भी और बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में भी। यस, कई बार ब्रांच के पास लाइबिलिटीज हो सकती हैं, तो लाइबिलिटीज का भी बैलेंस आपने लिख देना है। अगर हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ भी सेंड कर रहा है, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको पता चला कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड किया है, तो डेबिट कर देना है। मुझे बताइए कौन सी चीजें हेड ऑफिस ब्रांच को दिया करेगा? सबसे पहले तो दिया करेगा गुड्स, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच। सर कैश सेंट टू ब्रांच।
अब क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन कहता है गगन इतना 2-4 पेजेस में थोड़ी ना बच्चों को बताएंगे, छोटे से आधे पेज में बच्चे को बताना है। तो वो ना इनडायरेक्टली बताता है कि मैंने कैश सेंड किया है ब्रांच को। समझिए, पापा ने बोला बच्चों को, बच्चों आप जाना, मार्केट जाना, जो चाहिए हो मुझे फोन कर देना, मैं यहां से पेटीएम कर दूंगा। तो अब बच्चा मार्केट में गया और पापा को फोन किया, पापा ये वाला सामान चाहिए, ये वाली बुक चाहिए, 800 रुपए की बुक है। पापा ने कहा अच्छा बेटे कोई बात नहीं, स्कैनर की फोटो भेज, मैं भेज देता हूं। तो पापा ने क्या किया, 800 रुपए ट्रांसफर कर दिए। तो इसका मतलब पापा ने बच्चे को 800 रुपए दिए या बच्चे के लिए 800 रुपए खर्च किए। तो जब भी बच्चा, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे ने मार्केट में ये पैसा खर्चा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसा पापा ने बच्चे को दिया या मम्मा ने बच्चे को दिया। सर ये पापा मम्मा ये कहानी कहां से आ रही है? मैं कह रहा हूं बेटे, हेड ऑफिस ब्रांच को देगा गुड्स, क्वेश्चन सीधा सीधा बता देगा। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भी दिया, लेकिन ये बात वो सीधी नहीं बताएगा। अब आपको समझनी पड़ेगी। ब्रांच कैसी है? छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी ब्रांच है। ब्रांच कहती है बताओ मैं अपना खर्चा कैसे करूंगी? हेड ऑफिस ने कहा चिंता मत कर, तेरे खर्चे मैं करूंगा। तो जैसे ही क्वेश्चन कहे कि ब्रांच ने सैलरीज पे की, तो बताओ कहां से पे की? हेड ऑफिस ने पैसा भेजा होगा तभी पे की। सर ब्रांच ने रेंट पे किया, कैसे पे किया? छोटी सी तो ब्रांच है, उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है, उसने हेड ऑफिस से मांगे होंगे। यानी जब क्वेश्चन कह रहा है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच के खर्चे करने हैं, तो जितने भी ब्रांच के खर्चे होंगे उसको टोटल कर लेना, मतलब वो कैश हेड ऑफिस ने दिया था। अब होता क्या है, मैं बच्चों से कहता हूं वीडियो पॉज करो, दोबारा सुन लो। अगर तुम कहोगे सर और गहराई में समझाओ तो मुझे समय ज्यादा लगेगा। समझ लीजिए, क्वेश्चन ऊपर ही लिख देगा कि ब्रांच बेचारी छोटी सी ब्रांच है, डिपेंडेंट ब्रांच है, इसके सारे खर्चे कौन करता है? हेड ऑफिस। बच्चा ढूंढ रहा है कि सर कहीं क्वेश्चन में लिखा ही नहीं था कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। तो मैं कह रहा हूं बेटे ऊपर लिख तो दिया था कि ब्रांच के सारे खर्चे कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो जो जो खर्चे ब्रांच बता रही है ऑटोमेटिकली समझ लो कि वो पैसे हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे होंगे। तो आपने क्या करना है, इसको ढूंढने के लिए वर्किंग नोट में जाकर के एक अलग अकाउंट बनाऊं, मैं क्या करूंगा, यहीं पे ऐड करना शुरू कर दूंगा। वो कहेगा सैलरीज, ब्रांच सैलरीज, इसका मतलब है हेड ऑफिस ने कैश दिया। ब्रांच का रेंट, इसका मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को रेंट दिया। सर कोई और खर्चा, ठीक है, ये सबको ऐड कर दूंगा और ये फिगर यहीं पे कैलकुलेट कर दूंगा। फिर से बताता हूं, क्वेश्चन कहेगा कि मैंने तो खर्चे बताए थे, बच्चा कहेगा सर कहां लिखा था कि ये पैसे हेड ऑफिस ने भेजे थे? मैं कहूंगा ऊपर लाइन से लिंक करवाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आएगा क्रेडिट साइड पे, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच। गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच को हम लिखेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स। मैं क्या क्रेडिट कर रहा हूं? जब ब्रांच हेड ऑफिस को कुछ भी सेंड करेगी तो मैं क्रेडिट किया करूंगा। तो एक तो वो गुड्स जो खराब होंगे, नहीं बिक पा रहे होंगे, वो रिटर्न कर देगी हेड ऑफिस को कि सर ये हमसे बिक नहीं पा रहा, आप बेच लो, ठीक है। सेकंड है कैश, बाय कैश। अब अगेन ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली कभी भी नहीं देता। आप ढूंढते रहोगे सर पूरे क्वेश्चन में मुझे मिला ही नहीं कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना कैश दिया। तो बेटे जब ब्रांच ये कहता है हेड ऑफिस को कि मेरे खर्चे आप कर देना, तो हेड ऑफिस भी ब्रांच से कहता है कि ठीक है तेरे खर्चे मैं करता रहूंगा, लेकिन तेरे पास जब भी कोई कैश आए मुझे भेजते रहना। तो जैसे ही ब्रांच के पास आपको कोई कैश कलेक्शन दिखाई दे तो समझ जाना कि वो कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा होगा। सर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, ये अंडरस्टूड बात है। जब मैं किसी का बर्डन शेयर कर रहा हूं तो मेरे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है। मैं कहूंगा ठीक है मैं तेरे भेज रहा हूं, खर्चे कर रहा हूं, तुम्हारे पास जैसे जैसे कैश है तुम मुझे भी देते जाना। तो ब्रांच के पास कैश कहां से आएगा? वो करेगी कैश में सेल, तो कैश आएगा। वो करेगी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो यहां से आएगा। कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो जाए, कुछ भी कैश ब्रांच के पास आएगा, तो ब्रांच को ये हिदायत है, इंस्ट्रक्शन है,
आपने हेड ऑफिस को देना है, तो मैं एक अलग से अकाउंट नहीं बना रहा, यहीं पर ही कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक, अब समझना मेरी बात को। जब ओपनिंग एसेट्स को हम यहां लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो क्लोजिंग एसेट्स को हम यहां लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन बताएगा, अभी बताएगा, नहीं बताएगा तो फिर हम अकाउंट बना के ढूंढ लिया करेंगे, मेमोरेंडम अकाउंट। डेटर्स, कैश, इन सब को यहां पे डाल देंगे। और अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी होगी, कोई क्लोजिंग लाइबिलिटी होगी तो यहां पे लिख देंगे। और उसके बाद टोटल करेंगे, पहले क्रेडिट का टोटल करेंगे, वो टोटल यहां आएगा। उसके बाद यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, उस बैलेंसिंग फिगर को हम बोलेंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, यानी नेट प्रॉफिट यहां पर बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। ओहो सर जी, क्या कर दिया आपने, ब्रांच अकाउंट की इतनी सारी बातें बता दी, मैं तो भूल गया। अरे नहीं बेटे, अभी क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले 5 मिनट में जरा रिकॉल कर लेते हैं। बताइए जी, ब्रांच अकाउंट कैसे बनता है? तो हम कहेंगे सर ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस बना रहा है और उसके लिए ब्रांच क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो हेड ऑफिस ने जब भी ब्रांच को कुछ दिया डेबिट साइड में डाल देना, और जब भी ब्रांच से कुछ मिला क्रेडिट साइड में डाल देना। काश क्वेश्चन सीधा सीधा बता देता, मैंने गुड्स दिए ब्रांच को, मैंने 2 लाख रुपए कैश दिया ब्रांच को, ब्रांच ने 3 लाख का कैश वापस कर दिया, 50,000 के गुड्स वापस कर दिए। काश क्वेश्चन बता देता, क्वेश्चन बताएगा नहीं, स्मार्ट है। वो कहेगा ब्रांच का ये खर्चा, ब्रांच का वो खर्चा, ब्रांच का खर्चा। हम कहेंगे भैया ब्रांच डिपेंडेंट है, खर्चा हेड ऑफिस ने भेजा होगा, जोड़ेंगे, कैश एंड की फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली जब ब्रांच के पास कैश कलेक्ट हुआ तो वो हम यहां पर वापस ले आएंगे, क्रेडिट कर देंगे। और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, ये डाल दो, खत्म। अब आपको भ्रमित करने के लिए, परेशान करने के लिए क्वेश्चन में कुछ और चीजें भी मिल जाएंगी, तो उनका क्या करना है, उनको इग्नोर कर देना है, क्योंकि अगर उनको आपने कंसीडर किया तो ये डबल अकाउंटिंग हो जाएगी। इसमें बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक आ गई। सर क्वेश्चन में दिया है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लेन देन नहीं था, भूल जाओ। अगर आपने लिख दिया कि सर डेप्रीसिएशन तो नुकसान होता है, मैं डेबिट कर दूं तभी नेट प्रॉफिट आएगा, तो डबल अकाउंटिंग होगी डेप्रीसिएशन की। सर क्रेडिट सेल्स दी हुई है, इग्नोर। हमें देखना है हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया और ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया, बस सिर्फ यही ट्रांजैक्शन डालनी है। इनको छोड़ के कई और ट्रांजैक्शन अगर क्वेश्चन में दी है तो उनका पर्पस कुछ और रहा होगा, मुझे ब्रांच अकाउंट के लिए नहीं चाहिए। जैसे मैं आगे चल के वर्किंग नोट्स जब बनाऊंगा तब चाहिए होंगी, यहां नहीं चाहिए, यहां इतनी चाहिए। जो बच्चा इतनी सी बात समझ गया उसका ब्रांच अकाउंट बिल्कुल ठीक बनेगा। लेकिन सर शुरुआत है, धीरे धीरे हमारा मन भटकेगा, हम कभी कभी उनसे इंफॉर्मेशन की तरफ से परेशान होंगे कि दी हुई है लिख देते हैं, फिर बताऊंगा नहीं लिखना, ओहो सर अब पक्का हो गया। क्रेडिट सेल्स दिया है मत लिखो, सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर दिया है मत लिखो, सर डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर दिया है मत लिखो, अलाउंस टू कस्टमर दिया है मत लिखो, सर डेप्रिसिएशन दिया है मत लिखो, सर गुड्स लॉस्ट हो गए मत लिखो, कुछ भी मत लिखो। केवल आपने देखना है कि ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो डायरेक्ट हो रही हैं उन्हीं को दिखाना है, और अगर वो नहीं दी तो उन्हें पता लगाना है, जैसे हमने कैश का पता लगाया। दैट्स इट। आओ सर, ज्यादा बहुत तंग कर रहे हो, आवाज आपकी बहुत कसैली सी है, हमें ज्यादा मत सुनाओ, क्वेश्चन कराओ। आइए जी, ये स्क्रीन पर आपके सामने रहा एक छोटा सा क्वेश्चन। अगर आप खुद से करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, मेरी मदद से करना चाहें तो भी अच्छी बात है। ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन। जो ट्राई करना चाहें बच्चे बनाइए, जितना बनता है उतना बनाइए, फिर उसके बाद मेरे साथ सुन लीजिएगा, आपको मजा आएगा। क्वेश्चन कह रहा है जयपुर ट्रेडिंग कंपनी इनवॉइस गुड्स एट कॉस्ट टू इट्स ब्रांच एट अहमदाबाद, यानी जयपुर में हेड ऑफिस है, अहमदाबाद में ब्रांच है। हेड ऑफिस पेड ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस, ये साफ साफ बता रहा है कि जब भी मैं ब्रांच का कोई खर्चा करूंगा तो समझ लेना हेड ऑफिस ने दिया है, क्योंकि साफ साफ लिखा है। एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस विच आर मेट बाय ब्रांच, कह रहे छोटे मोटे खर्चे ब्रांच अपने आप करेगी।
मेरे ब्रांच अकाउंट में वही आएगा जो हेड ऑफिस से ब्रांच को गया और जो ब्रांच से हेड ऑफिस को गया। सर जो ब्रांच ने खर्चा अपने आप खुद से कर लिया उसको मत लिख देना। फिर कहता है ऑल कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे टू द क्रेडिट हेड ऑफिस। यानी ब्रांच को जो कैश मिला उसे भेजने का तरीका क्या होता है, हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में जाके हम डिपॉजिट कर देते हैं। तो मुझे दो फिगर ढूंढनी होती है क्वेश्चन आने के लिए, कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच और कैश सेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। इसी से रिलेटेड ये दोनों लाइनें लिखी हैं जो इनडायरेक्टली बता रही हैं कि जब भी ब्रांच के खर्चे हों समझ जाना हेड ऑफिस ने कैश दिया था, और जब भी कलेक्शन हो रही होंगी समझ जाना वो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजी है। तो इन दोनों लाइनों की इंपॉर्टेंस आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना आपको ब्रांच अकाउंट बनाने में कम दिक्कतें आएंगी। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर इस। ठीक है, ईयरों को तो भूल जाओ, बुक नए एडिशन आते हैं तो ये ईयर चेंज हो जाते हैं। सर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश, तीनों के तीनों मेरे क्या हैं? तीनों के तीनों मेरे ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स हैं। जरा बताइए, ब्रांच अकाउंट बनाते चलिए। मैंने कहा है बेटे बनाना है, अगर स्क्रीन पर देख करके स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इन द बुक्स ऑफ जयपुर हेड ऑफिस। मेरी हैंडराइटिंग पर कमेंट मत करो। अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, ये लीजिए, दो बार बनाओगे फॉर्मेट आपको अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। जनरली हमारे पास स्टॉक का बैलेंस होता है, जनरली हमारे पास डेटर्स का बैलेंस होता है, और यहां पर हमें एक पेटी कैश, तीन चीजों का बैलेंस दिया हुआ था। चेक कर लीजिए, 7000 स्टॉक, 12600 डेटर्स और 200 का पेटी कैश। फटाफट अपने वहां पर पोस्ट कर दीजिए। 7000 का स्टॉक, 12600 के डेटर्स और 200 रुपीज का पेटी कैश। टोटल हो गया 19800। अब सर यहां पर होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर हमारे पास ओपनिंग में कोई लायबिलिटीज हो। इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई, बस मैंने तुम्हें याद दिला दिया। उसके बाद यहां पर आता है गुड्स सेंट टू ब्रांच, उसके बाद आता है टू कैश सेंट टू ब्रांच। और इसको ढूंढने का मैंने कहा तरीका बताया था कि मैं इसके लिए कोई वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा, जो भी ब्रांच के एक्सपेंसेस मुझे दिए हुए होंगे उन सबको मैं इसमें ऐड कर लूंगा। नेक्स्ट, वाह आहा, गुड्स सेंट टू ब्रांच सीधा सीधा दिया हुआ है 26,000। लो जी, तो ये तो अक्सर क्वेश्चन बता देता है। गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, अब बताओ गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच कहां लिख दूं? सामने, लेकिन हेडिंग वही लिखूंगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच इन द ब्रैकेट रिटर्न्स, अमाउंट था शायद 1000। ठीक है, स्क्रीन बार बार चेंज करते हैं। अगर मेरे से कोई अमाउंट कॉपी करने में गलती हो जाए तो आप सही वाला अमाउंट लिख लेना, अपने पर विश्वास रखना। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट मुझे दिया हुआ है कैश सेल्स। क्वेश्चन कह रहा था कि जब भी कोई कैश ब्रांच को कलेक्ट होगा वो हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन कहता है कि ये कैश हेड ऑफिस को सेंड किया गया होगा। तो यहां लिखूंगा बाय कैश, ये ब्रांच से रिसीव हुआ है। और इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मैं नीचे वर्किंग नोट बनाने की बजाय यहीं पे लिख लेता हूं कैश सेल्स। अमाउंट था हमारे पास 17,500। फिर दिया है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स वो होती है जो ब्रांच और ब्रांच के कस्टमर्स के बीच में होती है। इसमें हेड ऑफिस और ब्रांच आपस में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, इसलिए ये ब्रांच अकाउंट बनाते हुए मेरे काम की नहीं है। हां, अगर मैं कभी वर्किंग नोट बनाऊंगा और उसमें डेटर्स का अकाउंट बनाऊंगा तो ये मुझे वहां चाहिए होगी। सर अलाउंसेस टू कस्टमर, तो ये भी ब्रांच ने अपने कस्टमर को थोड़े से पैसे छोड़ दिए, उन दोनों के बीच की बात है, इसमें हेड ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है।
डिस्काउंट टू कस्टमर्स, ये भी इन दोनों की आपस की बात है। इन तीनों चीजों में हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई लेन देन नहीं हुआ। बैड डेट्स, कोई लेन देन नहीं हो रहा। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, ये कस्टमर्स ने ब्रांच को गुड्स वापस किए हैं, इसका हेड ऑफिस के साथ कोई लेन देन नहीं हुआ। सैलरीज वेजिस रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरी वेजिस रेट्स एंड टैक्सेस और ये सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये तीन खर्चे ऐसे हैं जो कि ब्रांच ने किए हैं और क्वेश्चन कह रहा था कि ब्रांच के जो भी एक्सपेंस होंगे वो हेड ऑफिस पे करेगा, यानी इनडायरेक्टली ये हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश सेंड किया है। सैलरीज एंड वेजिस जैसे वहां लिखा हो वैसे आप यहां लिख देना, गलती मत निकालना। ये सर वेजिज एंड सैलरीज होता है। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स और सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये हो गया हमारे पास 8200। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना और कैलकुलेटर पे अच्छे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, ये एक अच्छा कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है ना कैसियो का, ऐसा ही आपने एक अच्छा बड़ा कैलकुलेटर लेना है और उस पे अभी से ही रिदम बनानी है, वरना एग्जाम में आपसे कैलकुलेटर में ज्यादा समय लगेगा और पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। एग्जाम में कैलकुलेटर सब अलाउड है। उसके बाद सर मुझे ये क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश, तो यहां लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश। अमाउंट था 6500, 9800 और 100, 416,400। अगेन अगर मैं ज्यादा स्मार्ट बनूं, वर्बल टोटलिंग करूं, मुझसे गलती हो जाए तो आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए सही अमाउंट लिखना है। अच्छा सर क्वेश्चन में सब कुछ आ गया पर हमारे पास कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो आई ही नहीं, बोलो। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिसिंग है। ओ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये क्वेश्चन ने मिसिंग कर दी। बस इसी वजह से मुझे कभी ना कभी कुछ ना कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं। तो आइए हम एक काम करेंगे, वर्किंग नोट्स में डेटर्स का अकाउंट भी सीख लेते हैं। सिंपल सा होता है, नाम लिखेंगे हम मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। एक एक करके 3-4 अकाउंट है, ज्यादा नहीं है और बहुत सिंपल होते हैं। डेटर्स का अकाउंट बनाना बहुत सिंपल होता है। यहां पर आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर आती है क्रेडिट सेल्स, यहां पर आता है कैश रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट, अलाउंस, गुड्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न, और यहां पर आ जाता है बैलेंस सीडी। ठीक, अब आपको याद करवाने के लिए मैंने सिंपल सा लिख दिया, एग्जाम में हम प्रॉपर हेडिंग के साथ लिखेंगे। अब बच्चा कहता है कि सर आपने डेटर्स अकाउंट को कैसे बना दिया, फटाफट कैसे बना दिया। तो मेरा सिंपल सा रूल है कि डेटर्स मेरे लिए एक एसेट है और एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में से ही देखना है कि कब मेरे डेटर्स इंक्रीज हुए, कब मेरे डेटर्स डिक्रीज हुए। आइए जी चेक कर लेते हैं। ओपनिंग डेटर्स 12,600, ओपनिंग डेटर्स 12,600, क्लोजिंग डेटर्स यहां पर देखेंगे, क्लोजिंग डेटर्स 9,800, यहां से पकड़ते हैं एक एक करके। सर ओपनिंग डेटर्स ले लिया, उसके बाद क्रेडिट सेल्स 28,400, तो मेरे डेटर्स इंक्रीज हुए होंगे 28,400। फिर ये अलाउंस दिया तो मेरे डेटर डिक्रीज हो गए, फिर मैंने डिस्काउंट दिया तो मेरे डेटर्स डिक्रीज हो गए। अलाउंस दिया, डिस्काउंट दिया, बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स हो गया, और उसके बाद गुड्स रिटर्न हुए, गुड्स रिटर्न हुए 500,
अब यहां पर जो मेरी बैलेंसिंग फिगर बच रही होगी वो हो जाएगी कैश रिसीव्ड, और वही मैं ऊपर डाल के कैश सेंड जो है ब्रांच का कंप्लीट करूंगा और फिर मेरा ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट आ जाएगा। पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। चलिए 29 और 231, मेरे हिसाब से ये टोटल आना चाहिए 41,000। अब गलती ना हो तो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। 41,000 माइनस 600 माइनस 1400 माइनस 200 माइनस 500 और माइनस 90 800, ये टोटल आता है मेरे पास 28,500। अगेन मुझसे गलती हो जाए तो आपने अपना टोटल लेना है, बार बार नहीं कहूंगा, मुझसे गलती होती नहीं है इतनी जितना आपको लग रहा है। यहां लिखूंगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 28,500। $816 वन कैरी 46,000। ओके, और सब कंप्लीट है। आइए प्रॉफिट निकाल के देखते हैं कितना आता है। 46,000 प्लस 1,000 प्लस 16,400, ये हो गया 63,400 माइनस 19,800 माइनस 26,000 और माइनस 8,200, 9,400 का प्रॉफिट आ गया टू जनरल P&L अकाउंट। ये ब्रांच का नेट प्रॉफिट है और ये बैलेंसिंग फिगर की हेल्प से निकला 9,400। अब आपने क्या करना है, आपने बस इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बुक से, और या अगर आपका मन करे तो इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी मेरे पास जो बुक में है वो सेम कॉस्ट प्राइस पर है, या आपके पास अगर कोई और बुक है, JR मूंगा सर की बुक है, वहां से भी आप कॉस्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। सर इसमें हमें रिकॉर्डेड क्लास में डाउट पूछने की फैसिलिटी तो मिली नहीं, जब आप पढ़ लेंगे कोई डाउट आएगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम बता देंगे। कभी कभार लाइव सेशन होंगे डाउट या रिवीजन के लिए, तो ये लर्निंग लाइव क्लास में रहेगी ना तो डिस्ट्रैक्शन रहेगी, इसलिए ये रिकॉर्डेड रहती है। और मैंने बार बार कहा है, अब से एक नियम अपने पास नोट कर लीजिए कि अगर कॉमर्स के पेपर में बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है और आपको प्रैक्टिकल पेपर में डिफिकल्टी आ रही है तो कहीं मत जाइए, सीधा चले आइए गगन कपूर क्लासेस। नंबर भी फ्लैश हो रहा है, वेबसाइट भी है, सब कुछ है। हाँ, इन सब चीजों के लिए थोड़ी बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, थोड़े से पैसे देने हैं और फिर अपने पे कॉन्फिडेंस रखते हुए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। नहीं सर हम तो लाइव क्लास ढूंढने में समय लगाएंगे, तो धन्यवाद जयराम जी की। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। टाटा बाय बाय सी यू। हाँ, अपने दोस्तों को कॉलेज में बताना मत भूलना, प्लीज मेरी वीडियो शेयर कर देना, शायद उनके काम आ जाए। धन्यवाद।